अखिलेश यादव ने पहले कांग्रेस का फूलपुर और मझवा में चुनाव लड़ने का सपना तोड़ दिया और उसके बाद आज ये भी कह दिया कि कांग्रेस से गठबंधन जारी रहेगा। क्या है इसके मायने, हम समझेंगे। इसके अलावा बची हुई 4 सीटों पर कैसे समाजवादी पार्टी ने बार्गेनिंग करने की तैयारी रखी है, यानी कि 6 तो ऐलान कर दिया, बाकी 4 सीटों में कौन कौन सी सीट वो कांग्रेस को दे सकते हैं और इसके पीछे की रणनीति क्या है, ये हम समझेंगे। ये भी जानिए कि आज मुलायम सिंह यादव के पुण्यतिथि पर अपर्णा यादव कहां थी। सैफई में पूरा परिवार जुटा, लेकिन अपर्णा ने कहां बैठकर श्रद्धांजलि दी और कैसे दी। और आखिर में योगेश वर्मा की सरेआम पार्टी के नेताओं के द्वारा ही पिटाई के बाद आज योगेश वर्मा के पक्ष में कैसे बीजेपी का संगठन और सरकार खड़ी हो रही है, ये हम दिखाएंगे। तो ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो कांग्रेस पार्टी का जो चुनाव का यूफोरिया था, यानी कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद से जिस तरीके का माहौल कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बना रखा था कि वो 10 विधानसभा के उपचुनाव में से 5 लड़ेगी, 5 में से भी फूलपुर और मझवा उन्हें चाहिए। ये सारा यूफोरिया एक दिन में काफूर हो गया जब हरियाणा नतीजे के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने 6 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का ऐलान कर दिया। लेकिन आज अखिलेश यादव ने एक और बात कह दी। कांग्रेस पार्टी के लोग हालांकि थोड़ी राहत महसूस कर रहे होंगे, और वो ये कि अखिलेश यादव ने भी ऐलान कर दिया कि हाँ, कांग्रेस पार्टी के साथ जो गठबंधन है वो जारी रहेगा, वो चलेगा। तो एक राहत की बात है। लेकिन अखिलेश यादव ऐलान करते उसके पहले ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के प्रभारी, दोनों ने कल ही कह दिया था कि उन्होंने किसी से पूछा नहीं, खुद से ऐलान कर दिया, लेकिन गठबंधन जारी रहेगा। खैर, आज अखिलेश यादव सैफई में थे और जब पत्रकारों ने उनसे कांग्रेस को लेकर सवाल किया तो सुनिए क्या कहा अखिलेश यादव ने इस गठबंधन को लेकर। आज समय नहीं है उस पर चर्चा करने का, लेकिन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। तो चलिए, ये तो हो गया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन कहीं खटाई में नहीं है। बेशक समाजवादी पार्टी ने यूनिलैटरली 6 सीटों का ऐलान कर दिया हो, कांग्रेस पार्टी से कोई बात नहीं की हो, 6 उन्होंने अपने मजबूत सीटों का ऐलान कर दिया। लेकिन बाकी बची हुई 4 सीटों का क्या कांग्रेस पार्टी जो 5 मांग रही थी, क्या उसमें से ये 4 सीटें कांग्रेस को मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। समाजवादी पार्टी के शीर्षस्थ सूत्रों की माने तो कुनरकी समाजवादी पार्टी कभी भी ऐलान कर देगी, क्योंकि वो जियाउर रहमान बर्क की सीट है। समाजवादी पार्टी का गढ़ है, बहुत मजबूत है सपा, और वहां पर मुस्लिम्स की आबादी 50-55% से भी ज्यादा है। ऐसे में अपनी इस गढ़ की सीट को भी समाजवादी पार्टी नहीं देगी। यानी कि 6 सीटों का ऐलान हो चुका है और एक 7वीं सीट कुनरकी होगी, जो कि समाजवादी पार्टी लड़ेगी। लेकिन जो बच गए 3 सीट हैं, जिसमें एक सीट मीरापुर की है, एक सीट अलीगढ़ के खैर की है और एक सीट गाजियाबाद सदर की है। अब कांग्रेस पार्टी के सामने इन 3 सीटों को लेने का दबाव रहेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने भी 4 में से इन 3 सीटों को सिर्फ इसलिए छोड़ा है कि वो इस पर बार्गेनिंग कर सके, यानी कि सपा इस पर भी बार्गेनिंग कर सके। यूं तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट देना चाहती है, लेकिन ऐसा लगता है कि 3 सीटें कांग्रेस के सामने रखकर अखिलेश यादव कांग्रेस को 2 सीटों तक देंगे। पार्टी के भीतर के भी नेता इस बात को मान रहे हैं कि 2 सीटें दी जा सकती हैं। 2 सीटें वो होंगी जो समाजवादी पार्टी जीती ही नहीं। जी हां, सपा चाहती है कि गाजियाबाद सदर समाजवादी पार्टी नहीं जीती है, उसकी लड़ने की भी कोई बहुत उत्कट इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो जानती है कि वो शहरी सीट है, वो सीट ऐसी है जहां बीजेपी बहुत मजबूत है। इसलिए समाजवादी पार्टी की चले तो वो 1 सीट गाजियाबाद दे दे। हालांकि कांग्रेस पार्टी पिछला पार्लियामेंट का चुनाव वहां से लड़ी थी, लेकिन कांग्रेस भी उस सीट को लेने में बहुत इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है कि ये बीजेपी की ऐसी गढ़ की सीट है
जो कि जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरी सीट आती है मीरापुर की, मीरापुर, और तीसरी सीट आती है खैर की। खैर अलीगढ़ की विधानसभा है जिसमें जाटों का बाहुल्य है, लेकिन ये सीट दलित सीट है, ये रिजर्व सीट है। मीरापुर और खैर सीट, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी ने आरएलडी को दी थी 2022 के चुनाव में, जब आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। तो समाजवादी पार्टी इन दोनों सीटों पर अगर देखा जाए तो सांगठनिक तौर पर बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन सपा चाहती है कि कांग्रेस पार्टी को एक सीट गाजियाबाद सदर और दूसरी सीट खैर की दे दी जाए, क्योंकि मीरापुर में मुसलमानों की तादाद काफी ज्यादा है और सपा को लगता है कि किसी भी बड़े मुस्लिम चेहरे को अगर वो लड़ाती है तो वो ये सीट जीत सकती है। हालांकि पिछला चुनाव चंदन चौहान जीते थे और चंदन चौहान आरएलडी के टिकट पर थे, गुज्जर बिरादरी से आते हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी का जो रुख है, जो चाहती है, वो गाजियाबाद सदर और खैर देना चाहते हैं। और खैर इसलिए भी क्योंकि आप देखें तो कांग्रेस पार्टी ने खैर की सीट पर एक तैयारी भी शुरू कर दी है। चारू केन जो कि दलित बिरादरी से आती हैं, लेकिन उनका जो ससुराल है यानी उनकी शादी जाट घराने में हुई है, तो जाट और दलितों को मिलाकर ये सीट फॉर्मिडेबल होती है, जीतने लायक बनती है। ऐसे में हाल में ही कांग्रेस पार्टी ने उन्हें ज्वाइन कराया है, तो कांग्रेस पार्टी के बैक ऑफ माइंड ये जरूर है कि उनके पास एक कैंडिडेट कम से कम खैर से लड़ने वाला है, जिसके पास अपना एक जातिगत आधार है, जिस आधार पर लड़ सकती है। लेकिन कांग्रेस की कोशिश ये है कि कम से कम 10 सीटों में एक सीट मुस्लिम भी तो वो लड़ाए, और मुस्लिम की एकमात्र सीट है वो है मीरापुर, जहां से कोई भी दल मुसलमान को लड़ा सकता है। समाजवादी पार्टी ने इसीलिए इस मीरापुर सीट को अभी ऐलान नहीं किया है कि अगर कांग्रेस पार्टी की तरफ से दबाव बनता है तो वो खैर की सीट ले लेगी और मीरापुर की सीट दे देगी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या बार्गेनिंग का ये टूल काम आता है या नहीं आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने लगभग ये तय कर रखा है कि बची हुई 4 सीटों में एक या ज्यादा से ज्यादा 2 सीटें वो कांग्रेस पार्टी को देगी। अब देखना है कि क्या जो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है इस पर बात करता है। क्या जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 2024 के चुनाव में सीटों को लेकर दिलचस्पी ली, आखिरी वक्त में अखिलेश यादव से सीधे बात की और फिर सीटों का तालमेल बन गया, क्या बची हुई 4 सीटों के लिए कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है बात करता है, या फिर इसमें भी प्रदेश का नेतृत्व ही बात करेगा? अगर प्रदेश नेतृत्व बात करेगा तो मान लीजिए कि फिर अखिलेश यादव अपनी चलाएंगे, लेकिन अगर कांग्रेस के बड़े नेता और शीर्ष नेतृत्व अगर दिल्ली से बात होगी तो फिर गुंजाइश है कि दूसरी सीट भी कांग्रेस पार्टी को मिल जाए, ऐसा जानकार बताते हैं। अब अगली खबर। तो आज हम बात करेंगे अपर्णा यादव की, इसलिए क्योंकि आज मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि है। पूरा सैफई परिवार, पूरा यादव परिवार आज सैफई में था। अखिलेश यादव खास तौर पर पहुंचे थे पूरे परिवार के साथ। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, डिंपल यादव, तमाम परिवार के लोगों ने आज वहां मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी, लेकिन अपर्णा यादव नहीं पहुंची। अपर्णा यादव भी उसी परिवार की बहू हैं, लेकिन अपर्णा यादव अब लगता है कि परिवार से अलग होती जा चुकी हैं, अलग हो चुकी हैं, क्योंकि आज का दिन वो मौका होता है जब आपको तमाम सियासत को अलग रखकर परिवार में होना होता है। लेकिन परिवार के बीच में कौन सी वो केमिस्ट्री है, कौन सा वो समीकरण है कि अब अपर्णा यादव ने वहां जाने से परहेज किया है, जबकि पूरा सैफई परिवार, पूरा यादव परिवार आज मौजूद था और सबने नेताजी को श्रद्धांजलि दी। अपर्णा यादव ने भी श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके श्रद्धांजलि का तरीका अलग है। आज उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर 2 पोस्ट किए। एक पोस्ट में अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव के बगल में बैठी हैं और मुलायम सिंह यादव के साथ जो साधना गुप्ता हैं, यानी मुलायम सिंह यादव की जो दूसरी पत्नी है, वो भी मौजूद हैं। और बाकायदा उन्होंने जो एक्स पर पोस्ट करके लिखा है,
आज माताजी और पिताजी दोनों ही नहीं हैं। आदरणीय नेताजी को उनकी पुण्यतिथि पर आदरपूर्वक श्रद्धांजलि। मैं अभी भी अपने आप अकेले बैठती हूँ, मुझे बहुत सारे अविस्मरणीय पल आप दोनों के साथ याद आते हैं। यानी एक पोस्ट में उन्होंने अपने माँ पिताजी दोनों यानी कि अपने सास ससुर दोनों को अपर्णा यादव ने श्रद्धांजलि दी है। और अगर उनके दूसरे पोस्ट को देखें तो दूसरे पोस्ट में उन्होंने मुलायम सिंह यादव के लिए शब्द लिखे हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव के साथ साथ सनातन और संस्कार को भी जोड़ा है। उन्होंने जो दूसरा पोस्ट किया है उसमें लिखा है, नेताजी को पुण्यतिथि पे सनातन संस्कार से प्रार्थना, शत शत नमन। तो इन दोनों के अगर आप अर्थ निकालें तो एक बात साफ है कि अब अपर्णा यादव के लिए उनका जो यादव परिवार है वो दूर हो चुका है। अगर कोई बचा है तो सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव, और वो भी उनके लिए उनके अकेले एकांत में उनके मार्गदर्शक के तौर पर। परिवार को एक तरीके से उन्होंने, अगर आप इन सोशल मीडिया को देखें तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है कि अब अपर्णा यादव का परिवार कौन है। इन दो पोस्ट में पति और सासू मां दोनों दिखते हैं और मुलायम सिंह यादव दोनों में कॉमन है। यानी कि साफ तौर पर आप मान लीजिए कि अपर्णा यादव का नहीं जाना ये दिखाता है कि अब वो बॉन्डिंग कम से कम अपर्णा की उस सैफई परिवार से नहीं है। हालांकि लोग पहले से इस बात को कहते रहे हैं कि अपर्णा हो या उनके पति प्रतीक हो, इनकी वो बॉन्डिंग सैफई परिवार के साथ नहीं है जो माना जाना चाहिए या जो कहा जाता है। तो खैर, दूसरे पुण्यतिथि पर यह लाइन बिल्कुल साफ हो गई। अब अगली खबर। लखीमपुर में योगेश वर्मा के साथ हुई सरेआम पिटाई का वीडियो वायरल हो गया। तमाम लोगों ने देखा। एक लॉ मेकर, एक विधायक, एक पब्लिक फिगर के साथ इस तरह की पिटाई, अमूमन इस तरह के दृश्य निश्चित तौर पर विचलित करने वाले होते हैं। मैंने कल भी कहा था कि लोगों ने हमेशा विधायकों को डांटते, फटकारते, विधायकों को हाथ चलाते देखा है, लेकिन बहुत कम मामलों में इस तरीके का दिखता है कि आपस की लड़ाई हुई और कुछ इस तरीके का दृश्य बन गया। खैर, ये कल का ऐसा दृश्य था जिस पर बीजेपी के भीतर ही काफी हंगामा मचा हुआ है, क्योंकि योगेश वर्मा लखीमपुर सदर के विधायक हैं और उन्हें पीटने वाले अवधेश सिंह वहीं के स्थानीय बीजेपी नेता हैं, और बाकायदा जो अर्बन बैंक के बाहर का चुनाव था उसे लेकर ये पूरी लड़ाई हुई थी, ये पूरा वाकया हुआ था। पृष्ठभूमि के बाद अब हम आते हैं कि आखिर इसके बाद हुआ क्या। दरअसल इस तस्वीर ने ऐसी हलचल मचाई कि संगठन से लेकर सरकार तक तुरंत संज्ञान लेना पड़ गया। आपको बताएं कि योगेश वर्मा कुर्मी बिरादरी से आते हैं, ओबीसी हैं, और अवधेश सिंह ठाकुर बिरादरी से। तो एक बार फिर यह मुद्दा कहीं बीजेपी के भीतर पिछड़ा बनाम अगड़ा ना हो जाए, इसकी गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए बीजेपी ने तुरंत इस पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली। कल रातों रात योगेश वर्मा लखनऊ बुलाए गए। संगठन की तरफ से संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह ने उन्हें लखनऊ बुलाया। उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और उनके कार्यालय से बाकायदा न सिर्फ इस कांड की मजम्मत की गई, इसका विरोध किया गया, बल्कि तुरंत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि भाई बीजेपी के नेताओं ने ही अपने विधायक को पीट दिया, इस पर आखिर आगे हो क्या सकता है। उसके बाद सरकार को यह कहा गया है संगठन की तरफ से कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाए। चुनाव निरस्त कर दिया गया। अवधेश सिंह और पुष्पा सिंह के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और अब सरकार से कहा गया है कि पूरे मामले पर जांच करके जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। तो अगले 2 दिनों में बड़ी कार्रवाई की उम्मीद की जा रही है, लेकिन जिस तरीके की ये तस्वीर सामने आई उसने बीजेपी को तो कम से कम शर्मसार कर ही दिया। खैर, अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है और इस पर भी नजर रहेगी कि क्या ये पार्टी के भीतर तक ही मामला रह जाएगा या ये मामला सियासी तौर पर
बड़ा हो जाएगा। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए यूपी तक।